नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जीएस का 9वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले हम 8 प्रैक्टिस सेट हल करा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और PDF इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिया गया है। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा 2008 में। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना 30 जून 2008 को लोकार्पित की गई थी। और इस कार्य योजना को जारी करने का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के बढ़ते दुष्प्रभावों को कम करना है और जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि, खाद्य सुरक्षा को खतरा पहुंचने के साथ ही समुद्री जल का बढ़ता स्तर, प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता और प्रजातियों का लुप्त होना और वेक्टर जनित बीमारियों की घटनाएं ये दिनों दिन बढ़ रही हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? कई बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो यहाँ पे ए विकल्प सही हो जाएगा आपका सागरीय, यानी कि महासागर। सागरीय पारिस्थितिक तंत्र ये सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है और सागरीय पारिस्थितिक तंत्र अपनी रासायनिक संरचना के कारण यह स्थिर रहता है। तीसरा क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव क्या है? तो यहाँ ए विकल्प से हो जाएगा वैश्विक ताप में वृद्धि है। यह हरित गृह प्रभाव ये वैश्विक तापमान में वृद्धि को कहा जाता है। जिस प्रकार से बिना मौसम की खेती के लिए कृत्रिम हरित गृह का निर्माण कर अपेक्षित वातावरण का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार हमारी पृथ्वी को वायुमंडल ने चारों तरफ से घेर कर रात में पृथ्वी से परावर्तित होने वाली ऊष्मा को रोकता है, जिससे पृथ्वी के दिन रात का तापांतर अधिक नहीं हो पाता है और वायु में प्रदूषकों की वृद्धि पृथ्वी से परावर्तित ऊष्मा को अधिक मात्रा में रोक रहा है, जिससे पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है। इसी को हम क्या कहते हैं? तो हरित गृह प्रभाव कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? तो यहाँ डी ऑप्शन से हो जाएगा मीथेन। प्राकृतिक गैस एक रंगहीन, गंधहीन, पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोत है। यह कई गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें मुख्य रूप से मीथेन शामिल होता है। पांचवा क्वेश्चन है, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो ये आपको कई बार बताया भी जा चुका है प्रश्न, डिक्लोफिनेक। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। डिक्लोफिनेक सोडियम एक दर्द निवारक दवा है, जिसका उपयोग किसानों के द्वारा पशुओं के लिए दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। जब इस दवा के उपयोग के दौरान पशु मर जाता है और उसी मरे हुए पशु का मांस गिद्ध खा लेता है, तो उसकी भी क्या हो जाती है? तो मृत्यु हो जाती है। तो कारण याद रखिएगा डिक्लोफिनेक सोडियम। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? तो वह सौर ऊर्जा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन से किसी भी प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो वह एक्स किरणों की। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ऊर्जा के संदर्भ में विभिन्न विद्युत चुंबकीय विकिरणों का क्रम देखा जाए तो सबसे पहले रेडियो, आपका रेडियो तरंग होगा, फिर माइक्रोवेव होगा, फिर अवरक्त विकिरण, फिर दृश्य प्रकाश, फिर परावैंगनी विकिरण, उससे कम एक्स किरणें, फिर आपका गामा किरण है। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प में दिया गया एक्स किरणों की ऊर्जा अधिकतम होगी। उसके बाद अगला है आपका ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। तो इस्पात में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्वनि की चाल उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है जिसमें होकर वह गमन करती है। ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। गैसों में ध्वनि अत्यंत धीमी गति से, द्रव में तीव्र गति से और ठोसों में वह तीव्रतम गति से गमन करती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि ध्वनि का वेग इस्पात में क्या होगा? वह अधिकतम होगा। नौवां क्वेश्चन, आइंस्टाइन को निम्न में से किसके या उसके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था?
तो बी ऑप्शन यहाँ से होगा, प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए दिया गया था। 1879 ईस्वी में जर्मनी में जन्मे अल्बर्ट आइंस्टाइन को प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं इसके नियम के आविष्कार का श्रेय प्राप्त है और इस कार्य के लिए इन्हें वर्ष 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो किस वर्ष दिया गया था, याद रखिएगा, वर्ष 1921 में इनको प्रकाश वैद्युत सिद्धांत के लिए आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है यानी कि सेमीकंडक्टर है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा, सिलिकॉन। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनकी वैद्युत चालकता व अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है, इन्हें क्या कहते हैं, तो अर्धचालक कहते हैं। जैसे कि सिलिकॉन हो गया आपका, उसके बाद जर्मेनियम भी जो है अर्धचालक की श्रेणी में आता है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो है आंवला, डी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसका सबसे उत्तम स्रोत जो है आंवला है। इसके अलावा अन्य जो है खट्टे फलों जैसे कि नींबू हो जाएगा, संतरा, मौसम्मी, ये सभी, इन सभी में जो है प्रचुर मात्रा में आपका एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। और विटामिन सी की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है, आप सबको पता होगा। 12वां क्वेश्चन है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो यहाँ बी ऑप्शन से हो जाएगा 60 दिन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) के तहत जो है संसद के जो है वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना यानी कि अनुमति के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। 13वां प्रश्न है, समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो ये पूछा भी जा चुका है एक बार। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 6 सितंबर 2018 को जो है सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आईपीसी की धारा 377 को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया और आईपीसी की धारा 377 ये अप्राकृतिक यौन अपराधों से संबंधित है। 14वां क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा 24 जनवरी 1950। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था और इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को जो है ये बुलाई गई थी जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो कुल अधिवेशन यदि पूछा जाए तो 11 अधिवेशन हुए थे। इसके अलावा जो है अंतिम बैठक जो हुआ था वह 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है। तो यह है विधान परिषद, डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो है लोकसभा तथा विधानसभा दोनों ही अस्थायी सदन हैं, ये भंग की जा सकती हैं। वहीं राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भी विधान परिषद की भांति भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन इसको समाप्त किए जाने का प्रावधान वह संविधान में वर्णित है, वर्णित जो है नहीं है यह। और 16वां क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है। तो 20 हो सकता है, यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है और लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती थी और इसमें 530 सदस्य जो है का राज्यों से जबकि 20 वह संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचित होना निर्धारित है, जबकि 2 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत किए जाने का प्रावधान था। लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो है अनुच्छेद 334 में संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को नाम निर्देशित करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। यानी कि अभी तक जो राष्ट्रपति मनोनयन करते थे 2 सदस्यों के उसे जो है अब समाप्त कर दिया गया। तो संशोधन याद रखिएगा 104वां संविधान संशोधन के तहत यह व्यवस्था जो है समाप्त कर दिया गया है। अब जो है लोकसभा में अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, तो 585 होगा।
17वां प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सर्वप्रथम विकसित किया गया? तो ये ऑप्शन से हो जाएगा UNDP के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा वर्ष 1990 से ही वार्षिक आधार पर मानव विकास सूचकांक प्रकाशित किया जा रहा है और मानव सूचकांक 2020 में भारत का जो स्थान है वह 131वें स्थान पर भारत है मानव विकास सूचकांक में। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो यह है मनरेगा। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से 2 फरवरी 2006 को देश के 200 चुनिंदा जिलों में किया गया था, जिसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति 5 सितंबर 2005 को प्रदान की गई थी और 2 अक्टूबर 2009, ये याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम परिवर्तित कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा कर दिया गया और अक्टूबर 2018 तक जो है एक डेटा है कि करीब 11.5 करोड़ लोगों को जो है मनरेगा के तहत अभी तक रोजगार प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन से हो जाएगा कि भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम जो है वह मनरेगा है। 19वां क्वेश्चन है, भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा हाशिम समिति। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के पहचान हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन प्रोफेसर SR हाशिम की अध्यक्षता में किया गया था और जिसमें जो है अपनी रिपोर्ट इन्होंने दिसंबर 2012 में प्रस्तुत की थी और समिति के अनुसार शहरी गरीबों की पहचान 3 प्रकार की कमजोरियों के आधार पर की जा सकती है। पहला आवासीय कमजोरी, दूसरा सामाजिक कमजोरी और तीसरा जो है पेशाजनक कमजोरी के आधार पर। तो यहाँ याद रखिएगा हाशिम समिति से हो जाएगा। दोस्तों यदि आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे UPPSC हो या फिर UP SSSC, तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी को जो है बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आपको बता दें कि अनअकैडमी पर जो है स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज जो है कराया जाएगा, ये आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। UPPSC प्रीलिम्स के लिए है, जो कि प्रत्येक संडे को जो है दोपहर 1 बजे ये टेस्ट कराया जाता है और इसका एनालिसिस जो है शाम को 7 बजे कराया जाता है। तो इस टेस्ट से आप लोग जो है ज़रूर जुड़िएगा। उसके बाद जो है अनअकैडमी प्लस का यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जो है ये सभी फीचर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके बाद जो है आपका जो बैच कोर्स है अनअकैडमी पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लक्ष्य UPPSC अपर सबऑर्डिनेट फाउंडेशन बैच कोर्स 2022 ये आपका शुरू हो रहा है 30 मार्च से। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। इसमें आपको UPPSC के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पूरे सिलेबस को जो है कंप्लीट कराया जाएगा, जिससे आप एग्ज़ाम को जो है आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पे तो आप हमारा रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको जो है तत्काल 10% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। EXAMLEARNER। तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप तो आपको जो 1260 रुपये पड़ेंगे, 3 मंथ का 3150, उसके बाद 6 मंथ का 5040, उसके बाद जो है 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप 6300, 2 साल का सब्सक्रिप्शन के लिए 7560 रुपये आपको पे करना है। तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप हमारा रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको जो है तत्काल 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो आप अनअकैडमी से जो जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और आप आसानी से एग्जाम को जो है क्रैक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये आपका स्वास्थ्य से संबंधित है। C ऑप्शन से हो जाएगा। ABC इंडेक्स का फुल फॉर्म जो होता है अचीवमेंट्स ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रेन इंडेक्स। ये सूचकांक बाल स्वास्थ्य से संबंधित 4 संकेतकों पर आधारित है। पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, उत्तरजीविता यानी कि सर्वाइवल, तीसरा शिक्षा और चौथा जो है वह टीकाकरण। 21वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है? तो ये गाय के लिए है। C ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ऋग्वेद में गाय को अघन्या यानी कि न मारने योग्य कहा गया है। AL बासम के अनुसार कहा गया है कि इस शब्द से गाय की आर्थिक महत्ता सूचित होती है, क्योंकि गायें ही विनिमय का माध्यम बनती थीं।
22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो यह मिलता है कन्हेरी गुफा में। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सालसेट द्वीप में स्थित कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या यानी कि 90 गुफाओं का निर्माण हुआ है। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में किया गया था और ये 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल में रही। गुफा संख्या 41 में जो है अवलोकितेश्वर की एक जो है रोचक मूर्ति स्थित है, जिसकी 4 भुजाएं और 11 मुख हैं। तो एक प्रश्न जो है पूछा जाता है कि सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप जो है कौन सा है? तो वह सालसेट द्वीप, जिस पर जो है मुंबई क्या है वह अवस्थित है। 23वां प्रश्न है आपका, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा, राजस्थान में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। इनमें मत्स्य महाजनपद आधुनिक राजस्थान में स्थित था और मत्स्य महाजनपद की राजधानी जो थी वह थी विराटनगर। 24वां क्वेश्चन है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो वह थे हुसैन शाह। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जौनपुर शहर की स्थापना 15वीं शताब्दी में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की याद में किया था और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जो था वह था जौना खां। 1394 ईस्वी में मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की थी और सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक जो है स्वतंत्रता पूर्वक शासन किया था और अंतिम शासक जो थे वह थे हुसैन शाह। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी ऑप्शन, लॉर्ड कॉर्नवालिस दिया गया तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो ये आपका जो है सुमेलित नहीं है। अंग्रेजों तथा मराठों के मध्य 3 युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये आपका 1775 से 1782 ईस्वी के समय वारेन हेस्टिंग्स ये कंपनी का जो है गवर्नर जनरल था और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 ईस्वी के बीच, उस समय जो है लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध ये आपका 1817 से 1818 ईस्वी के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था। तो यहाँ जो है कॉर्नवालिस दिया गया इसलिए जो है आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सभी जो है यहाँ पे सुमेलित हैं। तो डी ऑप्शन क्या है यहाँ सही हो जाएगा कि यह सुमेलित नहीं है। 26वां प्रश्न, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1905 ईस्वी में। वर्ष 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक तरीकों से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस मंडल ने जो है वी श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर और एन जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक जो है वह पैदा हुए। तो यहाँ पे आपका सन याद रखिएगा 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। 27वां प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो वह थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी और डॉक्टर अंसारी शामिल थे। खिलाफत आंदोलन ये प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं यानी कि शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है और खिलाफत आंदोलन ये भारत में मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था और इस आंदोलन का उद्देश्य तुर्की में खलीफा के पद की पुनः स्थापना कराने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। इसकी शुरुआत 1919 में हुई थी, ये याद रखिएगा। 28वां प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो आप सबको पता होगा स्वराज पार्टी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन वर्ष 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। CR दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने जो है अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया
था। तो एक प्रश्न जो है पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद जो है किस पार्टी का गठन हुआ। तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ और इसका गठन जो है इलाहाबाद में हुआ था और वर्ष 1923 में। 29वां प्रश्न है, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा। ए विकल्प से हो जाएगा सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा। फरवरी 1946 में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो है ये घोषणा की कि मंत्रिमंडल का शिष्टमंडल, जिसमें वह स्वयं सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर होंगे, भारत जाएगा ताकि वायसराय की सहायता से भारतीय नेताओं से राजनैतिक मामलों पर बातचीत कर सके। तो कैबिनेट मिशन में जो है कुल 3 सदस्य थे, नाम याद रखिएगा, सर पैथिक लॉरेंस थे, उसके बाद दूसरे जो थे वह थे स्टेफर्ड क्रिप्स और तीसरे व्यक्ति जो थे एवी अलेक्जेंडर थे। 30वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। 2011 की जनगणना में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। और 31वां क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सबको पता होगा 11 जुलाई को मनाया जाता है। यह विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को यह मनाया जाता है और 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी जो है पूछा गया है आपका कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 32वां प्रश्न आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा यहाँ। तो एक तरफ जो है आपका दिया गया है संस्थान और दूसरी तरफ दिया गया है शहर। तो सबसे पहला है वन अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका देहरादून में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो देहरादून में है। तो ये का जो है हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। उसके बाद है बी, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये आपका झांसी में है। बी का हो जाएगा यहाँ पे चौथा। उसके बाद केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये आपका जोधपुर में है। तो सी का जो है पहला हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद डी है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तो ये नई दिल्ली में है। तो डी का हो जाएगा दूसरा। 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 जिस ऑप्शन में होगा वो वैसे ही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं विकल्प बी जो है यहाँ सही है, 3, 4, 1, 2। और 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ पर्वत दर्रा दिया गया है, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो यहाँ सी ऑप्शन आप देख सकते हैं, नाथुला दर्रा मेघालय दिया गया है, जबकि ये गलत है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है, तो यह सिक्किम में है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, जोजिला दर्रा जम्मू एवं कश्मीर में है। ये सभी सुमेलित हैं, सी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। 34वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है। तो यह है सियाचिन। सियाचिन हिमनद यदि लंबाई में देखा जाए तो ये 76 किलोमीटर में जो है विस्तारित है और यह काराकोरम जो है श्रेणी में पाया जाता है, काराकोरम। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। सियाचिन ये आपका विशालतम हिमनद है। और सासाइनी ये भी आपका काराकोरम क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन इसकी जो लंबाई है 17.85 किलोमीटर है। गंगोत्री हिमनद इसकी ये उत्तराखंड में है, 26 किलोमीटर के आसपास है ये। जेमू ग्लेशियर या हिमनद ये आपका सिक्किम और नेपाल में पड़ता है, 5 किलोमीटर के रेंज में इसकी लंबाई है करीब। तो सर्वाधिक लंबाई सियाचिन का है जो कि 76 किलोमीटर में विस्तारित है। 35वां क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर के गुजरती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला दिया गया गुजरात, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा है झारखंड। तो कूट के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो उत्तर प्रदेश से होकर के जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बाकी गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड से होकर के गुजरती है। यानी कि ऑप्शन जो सही होगा आपका 1, 2, 4 सही है, यानी कि ये विकल्प जो है सही हो जाएगा। कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। सबसे यदि पश्चिमी राज्य की बात करें तो गुजरात है, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद जो है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद जो है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड
और झारखंड के बाद आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आपका त्रिपुरा पड़ेगा और लास्ट में जो है मिजोरम। तो ये कुल 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। 36वां प्रश्न है 29 दिसंबर 2020 को किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर ऑफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। 37वां क्वेश्चन है 1 जनवरी 2021 को किसने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये हैं सोमा मंडल। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सेल का फुल फॉर्म जो होता है याद रखें, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का फुल फॉर्म होता है और इसके नए अध्यक्ष के रूप में जो है सोमा मंडल ने पदभार ग्रहण किया है और इस पद पर जो है पहुंचने वाली ये पहली महिला हैं। इस पद पर इन्होंने अनिल कुमार चौधरी का स्थान लिया है। तो यदि पूछा जाए इन्होंने किसका स्थान लिया है तो अनिल कुमार चौधरी का इन्होंने स्थान लिया है। 38वां प्रश्न है 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक आयोजित किए जा रहे चौरी चौरा शताब्दी समारोह के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है कि इस समारोह में कुल शहीदों के 75 परिजनों को सम्मानित किया गया। ये आपका सही नहीं है। बाकी जो है सभी सही हैं कि 4 फरवरी 2021 को चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। और बी दिया गया कि इस समारोह के अंतर्गत प्रदेश के सभी 75 जिलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये भी सही है। और डी है कि चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव पर जारी किए गए लोगों पर लिखा स्लोगन जो है वह स्वै रक्तः स्वराष्ट्र रक्षेत, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म होगा यानी अपने रक्त के बलिदान से अपने रक्त के बलिदान से अपने राष्ट्र की रक्षा करना चाहिए, इसका मतलब यानी कि इसका अर्थ होगा। तो बाकी सभी सही है। सी ऑप्शन यहाँ सही नहीं है। 39वां क्वेश्चन है 24 फरवरी 2021 को यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य मामलों पर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNFPA ने किसे अपना सद्भावना दूत नियुक्त किया है? तो नतालिया वेदियानोवा को। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 24 फरवरी 2021 को रूस की सुपर मॉडल और जन सरोकारों से जुड़ी नतालिया वोदियानोवा को अपना सद्भावना दूत नियुक्त किया है। 40वां प्रश्न है फरवरी 2021 में किसी देश के लिए तीनों फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये हैं तमीम इकबाल। डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। ये बांग्लादेश के ओपनर हैं तमीम इकबाल। ये तीनों फॉर्मेट में जो है सबसे अधिक रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। 41वां क्वेश्चन है 28 जनवरी 2021 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया इस वर्ष इस सूचकांक में कुल 180 देशों या क्षेत्रों को रैंकिंग प्रदान की गई। दूसरा है सूचकांक में न्यूजीलैंड और डेनमार्क को संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर रहे हैं। तीसरा सूचकांक में भारत को 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी जो है वह सही है। तो यदि पूछा जाए कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जो है जारी किया जाने वाला सूचकांक कौन सा है तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, या इस तरह प्रश्न पूछा जाएगा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ये किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा यह जारी किया जाता है। और वर्ष 2020 का भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया गया 28 जनवरी 2021 को। इसमें कुल 180 देशों को शामिल किया गया, जिसमें न्यूजीलैंड और डेनमार्क को संयुक्त रूप से जो है शीर्ष स्थान मिला और भारत को इसमें 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। 42वां प्रश्न दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या या संख्या युग्मों को चुनिए। 77 का संबंध दिया गया है 84 से, तो 121 का संबंध किससे होगा? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस तरह आपका 11 × 7 कितना हो जाएगा 77, यानी कि 11 + 1 × 7 तो 12, 11 + 1 कितना होगा 12, 12 × 7 कितना हो जाएगा 84। तो उस तरह आपका 121, तो 111 का स्क्वायर कितना होता है 121 होगा। तो 11 + 1 कितना होगा 12 और 12 × 11 करेंगे कितना हो जाएगा
132। तो आंसर जो होगा आपका यहाँ पे ए ऑप्शन से हो जाएगा 132 होगा। वो 43वां प्रश्न है आपका, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन कहा जाए तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? तो यहाँ पे ए विकल्प से हो जाएगा शिक्षक। चूँकि अपराधियों को पुलिस पकड़ती है तथा पुलिस को यहाँ शिक्षक कहा गया है, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? शिक्षक पकड़ेगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 44वां प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या या संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। तो पहला है, आप देख सकते हैं 85 136। तो 17 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 85। उसके बाद 17 गुणे 8 कितना हो जाएगा? 136। उस तरह आप बी में जो दिया गया 34 और 85, तो 17 गुणे 2 34 हो जाएगा, 17 गुणे 5 जो है 85 हो गया। इस तरह सी ऑप्शन में 102 153 है, तो 17 गुणे 6 हो जाएगा 102 और 17 गुणे 9 कितना हो जाएगा? 153। और यहाँ जो है आपका डी ऑप्शन में 63 और 162 दिया गया है। तो यहाँ पे 9 गुणे 7 जो है 63 होगा और 9 गुणे 18 कितना हो जाएगा? 162 होगा। तो ए बी सी जो है यहाँ पे सभी अंकों के गुणज कितना है? 17 है, जबकि डी में दिया गया है ये 9 का गुणज है। तो डी ऑप्शन क्या है? यहाँ पे सबसे विषम है, यानी कि भिन्न है। 45वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्मों को चुनिए। यदि किसी कोड में गुडनेस को HNPCODTR लिखा जाता है तो उसी कोड में ग्रेटनेस को कैसे लिखा जाएगा? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जी को क्या कोड किया गया है? H, और O को कोड किया गया है अब N। तो जी के बाद H आता है और O के पहले N आता है, यानी कि +1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, फिर O के बाद P आता है, फिर +1 हो रहा है। तो ये श्रेणी आपका चल रहा है +1 -1 फिर +1 फिर -1। तो यहाँ भी आपको उसी तरह करना है। जी के बाद जो है क्या आएगा? +1 करना है, तो जी के बाद H आ जाएगा। आर को -1 करना है, यानी आर के पहले की जो आपका होगा, तो आर के पहले क्या आता है? क्यू हो जाएगा, फिर ई के बाद एफ हो जाएगा, फिर जो है ई के पहले जेड हो जाएगा, तो HQFZ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि केवल मैच जो कर रहा है आपका डी ऑप्शन, तो यहाँ डी विकल्प सही हो जाएगा। आपको क्रम जो लेके चलना है +1 -1 फिर +1 फिर -1, तो याद रखिएगा डी ऑप्शन यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन है, अर्डव का जन्मदिन मंगलवार 14 मार्च को है। यदि परडय का जन्म जो है 13 सितंबर को हुआ था तो उसी वर्ष परडय का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा? तो आप जो है सबसे पहले क्या करेंगे? अर्डव के जन्मदिन 14 मार्च से लेकर के परडय के जन्मदिन 13 सितंबर के मध्य दिनों की कुल संख्या आप काउंट कर लेंगे। तो 14 मार्च दिया गया है, मार्च में बाकी कितने दिन शेष बचेंगे? तो 17 दिन और शेष बचेंगे, 17 हो गया। मार्च के बाद अप्रैल 30 का होता है, अप्रैल के बाद मई 31 का होता है, फिर जो है जून 30 का, जुलाई 31 का और अगस्त भी 31 का। बाकी सितंबर में 13 दिन का आपको काउंट ही करना है। टोटल आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 183 आएगा। तो उसी वर्ष परडय के जन्मदिन 13 सितंबर को आने वाला सप्ताह का दिन पूछा गया है, तो 183 में आप किससे भाग कर देंगे? 7 से भाग करेंगे आप। तो ये आपका जो है 26 बार में जाएगा और एक जो है आपका शेष बचेगा यहाँ पे। तो शेष जो बचेगा दिन, तो यही जो है आपका ऐड होगा उसमें, यानी कि परडे के जन्मदिन 13 सितंबर को आने वाला दिन जो होगा, तो ये आपका यहाँ दिया गया है मंगलवार ही है, तो मंगलवार में शेष दिन जो बच रहा है उसी को आपको ऐड कर देना है। तो मंगलवार के अगले दिन जो है कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा कि परडे का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा? तो बुधवार को होगा। अगला प्रश्न है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आप जो है बीते हुए कल को यक्स मान सकते हैं। तो कह रहा है कि यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, तो यानी कि यक्स से 3 दिन पहले का दिन जो था वह बुधवार था।
तो बुधवार से 3 दिन बाद का दिन जो होगा वह आपका शनिवार होगा और आगामी कल जो होगा वह रविवार होगा। तो वही पूछा गया आपसे कि आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो रविवार के 2 दिन बाद का दिन जो होगा कौन सा होगा, 2 दिन के बाद का दिन यानी कि तीसरा दिन, तो बुधवार हो जाएगा। यहाँ पे जो है ए विकल्प सही होगा यहाँ। 48वां प्रश्न है, वक्तव्य दिया गया है चलती हुई बस से उतरना जोखिमपूर्ण है। निष्कर्ष पहला है, जो लोग चलती हुई बस से उतरते हैं वे जख्मी होने का जोखिम उठाते हैं। दूसरा, सामान्यतया लोग जख्मी होने का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। तो यहाँ बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो केवल निष्कर्ष एक जो है यहाँ पे आपका सही निकलता है, क्योंकि वक्तव्य में कह रहा है कि जो लोग चलती हुई बस से उतरते हैं वे जख्मी होने का जोखिम जो है उठाते हैं। तो पहला जो है आपका सही है, दूसरा इसमें सही नहीं है। 49वां प्रश्न, सबसे उचित वैकल्पिक निष्कर्ष चुनिए। दिया गया सभी प्रोफेसर विद्वान हैं और विद्वान लोग सदैव सज्जन होते हैं। निष्कर्ष है कि सभी प्रोफेसर सज्जन व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे आपका निष्कर्ष जो है क्या है, वह सत्य है, क्योंकि सभी प्रोफेसर विद्वान हैं और विद्वान लोग सदैव सज्जन होते हैं। जो लोग विद्वान होंगे वे सज्जन होंगे। चूँकि प्रोफेसर जो है विद्वान होते हैं इसलिए वे सज्जन होते हैं। तो इसलिए जो है आपका निष्कर्ष ए जो है यानी कि ए ऑप्शन की निष्कर्ष वह सत्य है। अंतिम क्वेश्चन है, 16 फरवरी 2021 को किस मंत्रालय द्वारा ई छावनी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, सी ऑप्शन से हो जाएगा। 16 फरवरी 2021 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो रक्षा मंत्री हैं वर्तमान में वह राजनाथ सिंह हैं, याद रखिएगा। इन्होंने जो है ई छावनी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और यह पोर्टल एवं मोबाइल ऐप देश भर के 62 छावनी बोर्डों के 20 लाख से अधिक निवासियों को ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करेगा। और यह पोर्टल जो है ई गाँव फाउंडेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस स्टेटस तथा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इनकी NIC द्वारा संयुक्त रूप से ये विकसित किया गया है। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है आपका। तो दोस्तों जो है ये था आपका एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए GS का 9वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले जो है 8 प्रैक्टिस सेट हल कराए जा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप जो है वहाँ से देख सकते हैं, आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।